नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं वर्ण विचार और वर्ण विचार का पार्ट सेकंड में दोस्तों हम पढ़ेंगे 51 नंबर क्वेश्चन से। इससे पहले हम 50 क्वेश्चन हल कर चुके हैं वर्ण विचार के। तो अब देखते हैं 51 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखिएगा दोस्तों। देखिए हमारा क्वेश्चन है, किस क्रमांक में स्पर्श व्यंजन नहीं है। 4 विकल्प दे रखे हैं आपके सामने। अ ब स द, अ में है स ह, ब ऑप्शन है ख ग, स ऑप्शन है त थ और द ऑप्शन है द ध। तो जो इसका राइट आंसर जाएगा दोस्तों वो क्या जाएगा, ए इसका राइट आंसर है। वो क्यों है, क्योंकि जो स्पर्श व्यंजन है इनकी संख्या पहली बात तो 25 होती है और क से लेकर म तक के जो व्यंजन होते हैं वो इसमें आते हैं स्पर्श व्यंजन में। बाकी जो स ह ये आता है उस व्यंजन में। तो ये तो कौन से हैं, उस व्यंजन है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या चल जाएगा, ए चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं दोस्तों। 52 नंबर का क्वेश्चन है, प और फ का उच्चारण स्थान क्या होता है। कंठे, तालव्य, दंते, ओष्ठे। 4 विकल्प दे रखे हैं आपके सामने। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ओष्ठे। क्या जाएगा, ओष्ठे। देखिए दोस्तों, जो प वर्ग होता है, प वर्ग में जो पांचों आते हैं, प वर्ग कौन सा, प वर्ग। तो प वर्ग के जो सभी उदाहरण हैं वो किस में जाते हैं, ओष्ठे में। ओष्ठे का मतलब होता है ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण होठों से होता है उन्हें ओष्ठे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस क्रम में अघोष व्यंजन है। देखिए जो व्यंजन होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं नाद के आधार पर, एक तो अघोष और एक सघोष। तो अघोष में कौन सा आता है, सभी वर्गों का पहला और दूसरा वर्ण आता है। कौन सा आता है, सभी वर्गों का पहला और दूसरा वर्ण आता है। साथ ही में तीनों श आते हैं, श श श और है आता है अघोष में। तो इसमें से देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या जाएगा। 4 विकल्प दे रखे हैं आपके सामने। तो जो 53 नंबर का हमारा क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है डी। क्या जाएगा, डी, श। मैंने बताया आपको स और है तो किस में चल जाता है, सघोष में, और तीनों से किस में जाते हैं, अघोष में जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। देखिए किस क्रमांक में अंतस्थ वर्ण नहीं है। देखो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। अंतस्थ वर्ण नहीं है, आपके सामने विकल्प दे रखे य, व, र और प। कौन सा अंतस्थ वर्ण नहीं है। तो आपको पता है ये, र, ल, व होता है, प नहीं होता है। तो इसका भी राइट आंसर जाएगा डी। क्या जाएगा, डी। 54 का राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट देखते हैं, किस क्रमांक में मूल स्वर है। किस क्रमांक में मूल स्वर है, उ, ई, औ, ए। कौन सा मूल स्वर है दोस्तों। तो आपको पता है मूल स्वरों की संख्या 4 होती है। कितनी होती है, 4। और कौन कौन से होते हैं दोस्तों वो भी आपको पता होना चाहिए। ए, ई, उ और री, ये 4 होते हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा, ए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है। किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है, यानी कि पहला और दूसरा होता है अघोष। कौन सा होता है, पहला और दूसरा होता है। तो इसका तो दोस्तों सीधा सीधा ही दिख रहा है, इसका राइट आंसर चल जाएगा ए। क्या जाएगा, ए, तथ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो 57 नंबर का क्वेश्चन है वो देखिए, किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है। किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है। तो देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, अ, ब, स, द। तो आपको देखना है इसमें से राइट आंसर। अगर आपको आता है तो कमेंट्स कर दीजिए आप। ठीक है, तो अंतस्थ होते हैं दोस्तों य, र और ल और व। कौन से होते हैं, य, र, ल, व। तो ये और वह किस में आ रहा है, द में आ रहा है। तो राइट आंसर क्या चल जाएगा, इसका डी चला जाएगा। तो 57 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, किस क्रम में सघोष, महाप्राण और काकल्य व्यंजन है। मतलब इनमें जो आता है वो सघोष होना चाहिए, महाप्राण होना चाहिए और काकल्य व्यंजन होना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, तो आपके सामने 4 विकल्प दे रखे हैं अ, ब, स, द के रूप में, क, छ, ह, ल। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा 58 का दोस्तों, है। क्योंकि है और विसर्ग, इसको पकड़ लो, क्योंकि काकल्य में कौन से आते हैं, है और विसर्ग आते हैं। ठीक है, और है सघोष भी होता है और महाप्राण भी होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जाएगा सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा उसको देखते हैं 59 में। देखिए दोस्तों, किस क्रम में ड, ढ व्यंजन के लिए सटीक बात कही गई है। ये उच्छिप्त मूर्धन्य व्यंजन है,
स्पर्शी व्यंजन है, इस पर संघर्षी व्यंजन है, पार्श्विक व्यंजन है। तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? ए राइट आंसर। इसको उत्क्षिप्त मूर्धन्य व्यंजन बोलते हैं, इसको ताड़न जाति बोलते हैं, द्विस्पर्श, द्विगुणित, ऐसे बहुत सारे नाम मिलते हैं इसके। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो देख लेते हैं। 60 नंबर का क्वेश्चन है, किस क्रम में विवृत स्वर है? दोस्तों, जब मुखाकृति के आधार पर हम स्वरों को पढ़ते हैं तो 4 प्रकार के होते हैं, विवृत, अर्धविवृत, संवृत और अर्धसंवृत। उसमें से आपको बताना विवृत स्वर कौन सा है। 4 विकल्प दे रखे हैं, ई, ए, ऐ, आ। तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा? डी राइट आंसर होगा इसका, आ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किस क्रमांक में मूर्धन्य व्यंजन है? दोस्तों, ऐसे व्यंजन जिसका उच्चारण मूर्धा से होता है वो कौन सा है? च, ख, प और ट। राइट आंसर क्या जाएगा इसका? डी। क्योंकि ट वर्ग किस में आता है दोस्तों? मूर्धन्य में आता है। ट वर्ग का पूरे का उच्चारण कहाँ से होता है? मूर्धा से होता है, इसलिए इनको मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? डी चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस क्रम में तालव्य व्यंजन है? दोस्तों, तालव्य व्यंजन उनको कहते हैं जिनका उच्चारण तालु से होता हो, उनको तालव्य व्यंजन कहते हैं। और उसमें आता है दोस्तों च वर्ग पूरा। कौन सा आता है? च वर्ग आता है। तो अब देख लीजिए च वर्ग कौन से में आ रहा है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, देखो च, छ, ज, झ और ये इसमें आ रहा है सी में। तो राइट आंसर क्या चल जाएगा? 62 का स चल जाएगा, सी राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, किस क्रम में अघोष, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस क्रम में अघोष व्यंजन नहीं है? तो अघोष नहीं है तो वो कौन सा होगा? फिर सघोष होगा। तो यानी कि अघोष नहीं है तो कौन सा होना चाहिए? वो सघोष होता है। तो जो 63 का है वो राइट आंसर देखिए, क, य, थ, फ। क्या राइट आंसर जाएगा? ये। क्योंकि जितने भी ये, र, ल व अंतस्थ व्यंजन में आता है और ये अंतस्थ व्यंजन क्या है? सब सघोष में जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस क्रम में घोष वर्ण नहीं है? घोष वर्ण नहीं है मतलब अघोष होगा वो। घोष वर्ण नहीं है तो कौन सा होगा? अघोष। तो देखिए द, ग, ट, व, किस में घोष वर्ण नहीं है? तो यानी कि अघोष होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा दोस्तों वो क्या जाएगा आपका? देखिए जो अघोष होते हैं वो पहला और दूसरा होता है सभी वर्गों का। देखिए क्या द पहला दूसरा है? नहीं, तीसरा होता है। ग भी तीसरा होता है। ट दोस्तों पहला होता है, किसी भी ट वर्ग का पहला होता है ना ट। और ये अंतस्थ वो तो सभी सघोष में चल जाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर जाएगा दोस्तों 64 नंबर के क्वेश्चन का सी, यानी कि ये जाएगा इसमें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो देखते हैं, ओम को किस तरह का स्वर कहा जाता है? ह्रस्व स्वर, प्लुत स्वर, घोष स्वर, दीर्घ स्वर। तो इसका राइट आंसर जाएगा प्लुत स्वर, बी राइट आंसर होगा दोस्तों। ओम, राम ये सब मिलते हैं इसमें, लेकिन ऐसा हलंत वाला होता है, इस प्रकार का चिन्ह लगा रहता है उल्टा 3 की तरह। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? देखिए जब हम मुखाकृति के आधार पर स्वरों को पढ़ते हैं तो मैंने बताया था 4 प्रकार के होते हैं। विवृत स्वर होता है, विवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर होता है, एक समृत स्वर होता है और एक अर्ध समृत होता है। विवृत स्वर में तो हमारा मुंह पूरा खुल जाता है और अर्ध विवृत में उसका आधा खुलता है। समृत में हमारा मुख प्राय क्या रहता है? बंद रहता है और अर्ध समृत में आधा बंद रहता है। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर जाएगा 66 में दोस्तों ए चल जाएगा, समृत स्वर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अपभ्रंश के 8 स्वरों के पश्चात हिंदी में किन नए स्वरों का विकास हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऐ और औ। किसका जाएगा? ऐ और औ, डी राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं 68 नंबर पे, देखिए दोस्तों उच्चारण स्थान की दृष्टि से इनमें से कौन सा व्यंजन तालव्य है? यानी कि ऐसा उच्चारण की दृष्टि से इनमें से कौन सा व्यंजन तालव्य है जिसका उच्चारण तालु से होता है? तो तालु में दोस्तों मैंने बताया था आपको, तालु में आता है च वर्ग। कौन सा आता है? च वर्ग पूरा आ जाता है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा 68 में वो क्या जाएगा? ज। क्योंकि ज किस में आता है? च, छ, ज, झ आ गया ना, ज च वर्ग में आ गया, इसलिए किस में चल जाएगा? ये स राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
ए स्वर का उच्चारण स्थान क्या होता है? चार विकल्प दे रखे हैं, मूर्धा, कंठ, तालु और ओष्ठ। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो कंठ जाएगा। देखिए ए आ, इन स्वरों का जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठ होता है, और कंठ से जिनका उच्चारण होता है उनको बोलते हैं हम कंठे स्वर। तो ए एक कंठे स्वर होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, देखिए स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों इनको 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में। वो 5 भाग कौन कौन से हैं? कंठे, तालवे, मूर्धन्य, दंते और ओष्ठे। ठीक है, इस प्रकार 5 है, तो पांचों के 5 आपको पता होना चाहिए कौन कौन से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 71 नंबर का क्वेश्चन अपना। निम्नलिखित में से किस वर्ण के उच्चारण में जिह्वा दांतों का स्पर्श करती है? मतलब कौन से जिसमें जीभ दांतों को स्पर्श करती है? 4 क, च, त और प। तो कौन सा इसमें व्यंजन है जिसमें दंत यानी कि जिनका उच्चारण दांतों से होता हो? कुल मिला के बात ये है, उसको पकड़ लो। तय वर्ग, तो स राइट आंसर चल जाएगा, सी राइट आंसर जाएगा। तय वर्ग पूरा आता त, थ, द, ध, न, ये सब में जो जीभ है वो दांतों को स्पर्श करती है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो देखते हैं 72 नंबर का। अनुनासिक ध्वनियों का सही क्रम कौन सा है? अनुनासिक ध्वनियों का सही क्रम कौन सा है? आपको क्रम के अनुसार जमाना है इनको दोस्तों ये देखिए 5 वर्ग है, क, च, ट, त और प वर्ग। क वर्ग का पंचम वर्ण कौन सा होता है? अंग, यानी कि ये। और च वर्ग का कौन सा होता है? ये। ट वर्ग का न, त का न और प का म। तो कौन से में ये सारे? सी ऑप्शन में सही है। तो अंग, य, ण, न, म, ये राइट आंसर होगा इसका। सी राइट आंसर होगा 72 का। नेक्स्ट देखते हैं 73 नंबर का क्वेश्चन देख लो दोस्तों। किस क्रम में ऊष्म व्यंजन नहीं है? देखिए ऊष्म व्यंजन नहीं है, ऊष्म व्यंजन उनको कहते हैं, पहले तो 4 विकल्प देख लो, स, य, स। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं। ऊष्म व्यंजन दोस्तों कौन से होते हैं मैं बता देता हूँ। श, स और है, ये होते हैं ऊष्म व्यंजन, क्योंकि इनको बोलते समय गर्म वायु बाहर निकलती है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। तो अब देख लो 4 विकल्प में से स तो है ऊष्म व्यंजन, ये तो है, ये स भी है, ये स भी है, ये नहीं है। तो इसका राइट आंसर जाएगा बी। तो 73 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा बी, क्योंकि ये तो अंतस्थ व्यंजन होता है, ऊष्म व्यंजन नहीं है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कंठ तालव्य स्वर कौन सा है? यानी कि ऐसा निम्नलिखित में से कौन सा कंठ तालव्य स्वर है जिनका उच्चारण कंठ और तालु दोनों से मिलकर होता हो? उनको कहते हैं हम कंठ तालव्य। और इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ए आई। ए और राइट आंसर होगा इसका ए आई। वैसे ए आई का उच्चारण तालव्य भी होता है और कंठ तालव्य भी होता है, लेकिन अगर दोनों ही परीक्षा में एक साथ मिल जाते हैं अगर आपको, तो कंठ तालव्य को प्रथम वरीयता देनी होती है। मैंने आपको कक्षा में बताया था ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ज और ध का उच्चारण स्थान क्या होता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। कंठे तालव्य, ओष्ठे नासिके, मूर्धन्य ओष्ठे, तालव्य दंते। तो 75 का जो राइट आंसर जाएगा वो डी जाएगा, क्योंकि ज का उच्चारण तो तालु होता है और ध कौन से में आता है? तय वर्ग में, तो इसका उच्चारण होता है दंते। क्योंकि ध का उच्चारण धातु से होता है, ज का होता है से तालु से, तो ज तो हो गया तालव्य और ये ध क्या हो गया? दंते। तो इसका इसी प्रकार राइट आंसर क्या चल जाएगा दोस्तों? राइट आंसर डी चला जाएगा 75 का। नेक्स्ट देखते हैं 76 नंबर का क्वेश्चन। देखो दोस्तों, किस क्रम में अल्पप्राण ध्वनि है? देखिए प्राणवायु के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण में कौन से आते हैं? सभी वर्गों का पहला, तीसरा और 5वां, और महाप्राण में आ जाता है दूसरा और चौथा। ठीक है, उसके अलावा अल्पप्राण में कौन से आते हैं? अंतस्थ व्यंजन आते हैं। और इधर जो ऊष्म व्यंजन है वो किस में चल जाते हैं दोस्तों? महाप्राण में चल जाते हैं। और सभी स्वर किस में आते हैं? अल्पप्राण में आते हैं। तो अब देखते हैं 76 का राइट आंसर क्या जाएगा। आपके सामने विकल्प दे रखे हैं। ए में दे रखा पैद है, ब में ठैब है, स में कैल है और द में ख और ढ। तो इसका राइट आंसर जाएगा दोस्तों क और ल, क्योंकि आपको मैंने बताया य र ल व अंतस्थ व्यंजन है, ल तो एक अंतस्थ व्यंजन है, इसलिए अल्पप्राण में चला गया। और पहला क क्या है? किसी भी वर्ग का पहला,
तो किसी भी वर्ग का यानी क वर्ग का पहला क ही होता है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा इसका सी। तो 76 का जो राइट आंसर जाएगा दोस्तों वो क्या जाएगा, सी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। 77 को देखते हैं। इनमें से कौन सा कथन गलत है, ये पढ़ना आपको। अकंठे ध्वनि है, स्वर अघोष ध्वनियाँ होती है, उ ओष्ठ्य ध्वनि है, क स्पर्श व्यंजन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, 77 का राइट आंसर बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बी। जो सब स्वर होते हैं ना, सभी स्वर वो अघोष नहीं होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, सघोष होते हैं। सघोष वर्णों में काउंट होते हैं, ध्यान रखना सभी स्वर। तो ये अघोष यहाँ इसलिए गलत है, अघोष नहीं होकर यहाँ पे सघोष होता तो ये सही होता स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर चल जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से किस विकल्प में सभी ध्वनियाँ दंत हैं, जिनका दांतों से उच्चारण होता है उनको दंते बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों आपके सामने विकल्प दे रखे हैं 78 के। ए ऑप्शन में दे रखा त थ स, ब ऑप्शन में दे रखा द ध है, स ऑप्शन में दे रखा त द स, और डी ऑप्शन में दे रखा त थ स। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, सी। राइट आंसर सी चला जाएगा, क्योंकि त वर्ग भी इसमें आता है और स भी किसमें आता है, दंते में आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 79 नंबर का क्वेश्चन देखो दोस्तों। 79 को पढ़िए। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, क्वेश्चन को पढ़िए। कथन सही नहीं है। अकंठे ध्वनि है, आ दीर्घ स्वर है, ई मूल स्वर है, ई संयुक्त स्वर है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, डी, क्योंकि ई संयुक्त स्वर नहीं होता। ई तो एक संधि स्वर है दोस्तों। ई तो कैसा है, संधि। ई एक संधि स्वर है। संयुक्त स्वर में तो कौन से आते हैं, ए आई ओ औ, ये आते हैं संयुक्त में तो दोस्तों। तो इसी प्रकार ई जो दीर्घ वाला ई है ये संयुक्त नहीं होकर क्या होता है, ये संधि स्वर है। तो ये गलत है, मतलब यहाँ का ये कथन स्टेटमेंट गलत है, इसलिए राइट आंसर चल जाएगा इसका डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो देखते हैं। निम्नांकित में से महाप्राण वन कौन सा है। अभी बताया आपको महाप्राण कौन सा होता है, दूसरा और चौथा होता है। दूसरा और चौथा होता है, और साथ ही में और महाप्राण में कौन कौन से जाते हैं वो आपको देखना होगा। अंत जितने भी उष्ण व्यंजन है वो भी महाप्राण में जाते हैं। तो देख लीजिए 4 विकल्प दे रखे हैं, र, ल, व और स। तो इसका राइट आंसर चल जाएगा सी, क्योंकि मैंने बताया जितने भी उष्ण व्यंजन है स तीनों से। देखिए दोस्तों 3 स होते हैं, श षटकोण वाला और सड़क वाला स। इसको तो हम तालव्य स बोलते हैं, इसको मूर्धन्य स बोलते हैं, इसको दंते स बोलते हैं। इसको तालव्य स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका उच्चारण तालु से होता है, इसका उच्चारण मुर्दा से होता है इसलिए इसको मूर्धन्य स बोलते हैं, और इसका उच्चारण दांतों से होता है इसलिए दंते स बोलते हैं। और हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, महाप्राण वर्ण है। निम्नलिखित में से महाप्राण वर्ण कौन सा है, तो राइट आंसर चल जाएगा डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं दोस्तों। इनमें से किस वर्ण का उच्चारण स्थान अन्य 3 वर्णों के उच्चारण स्थान से भिन्न है। तो इसका देखिएगा 4 विकल्प दे रखे त स स थ। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो सी चला जाएगा। क्या जाएगा, सी, क्योंकि त स और थ इन सभी का उच्चारण स्थान दोस्तों दंते होता है, दांत होता है, और स का उच्चारण होता है तालु। क्या होता है, तालु। और जिनका तालु से उच्चारण होता है उसको क्या बोलते हैं, तालव्य बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो दोस्तों। विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है दोस्तों, विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है, तद्भव, तत्सम, संकर या सभी। कौन सा राइट आंसर चल जाएगा इसका, संकर, क्योंकि संकर शब्द उनको कहते हैं अलग अलग भाषाओं के मिश्रण से जो शब्द बनते हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं, उसमें विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखते हैं। घ का उच्चारण स्थान क्या होता है, मुर्दा, कंठ, तालु, दांत। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा बी जाएगा, कंठे। देखिए कंठ से जिनका उच्चारण होता है उनको हम कंठे व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंठे बोलते हैं। और कंठे में दोस्तों क वर्ग पूरा आता है, और घ किस में आता है, क वर्ग में तो आता है क, ख, ग, घ। तो आ गया चौथा वर्ण, इसलिए ये किस में चल जाएगा, कंठे में। बी राइट आंसर होगा। तो 83 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 84। निम्नलिखित में से कंठे ध्वनियाँ कौन सी है। अभी बताया जिनका उच्चारण कंठ से होता है उनको कंठे ध्वनियाँ कहते हैं, और उसमें क वर्ग आता है। और क वर्ग देखिए राइट 4 ऑप्शन दे रखे क, ख, य, र, च, ज, ट, ण। तो राइट आंसर क्या चल जाएगा, ए।
क्या चल जाएगा, ए राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। आपको 4 विकल्प दे रखे हैं, कठोर, तालु, दंत, ओष्ठ और मुर्दा। दोस्तों ट वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो मुर्दा होता है, इसलिए इनको सबको हम कहते हैं मूर्धन्य व्यंजन। क्या बोलते हैं, मूर्धन्य व्यंजन बोलते हैं। तो इसी प्रकार 85 का राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर चल जाएगा डी। क्या चल जाएगा, डी राइट आंसर होगा 85 का। 86 देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं। 4 विकल्प दे रखे हैं, अ आ इ ई अंग अह ओ औ। तो दोस्तों अंग और अह ये अयोगवाह वर्णों में काउंट करते हैं इनको दोस्तों। इनकी संख्या 2 होती, कई बार पूछा जाता है अयोगवाह। देखो दोस्तों इनको हमने ना तो स्वरों में शामिल किया है और ना ही व्यंजनों में शामिल किया है, फिर भी ये हिंदी भाषा में इनका प्रयोग हो रहा है, हिंदी भाषा में बह रहे हैं, इसलिए इनको अयोगवाह वर्ण कहते हैं। अब दोस्तों इनकी संख्या कई बार पूछी जाती है, अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी होती है, 2, और कौन कौन से है वो आपको पता होना चाहिए। अंग और अह ये 11 स्वरों में काउंट नहीं होते, 11 स्वर अलग, ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, 87 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, इसको देखिए दोस्तों, इनमें से किस विकल्प के सभी वर्ण मूर्धन्य, मूर्धन्य मतलब जिनका उच्चारण मुर्दा से होता है, और मैंने बताया था इसमें आता है ट वर्ग। अब 4 विकल्प दे रखे हैं आपके, ठ ण घ ध र ड स ट ड स फ और न डी ड झ। तो आपका जो राइट आंसर जाएगा दोस्तों वो क्या जाएगा, बी। देखिए ड स ट ये तो ट वर्ग के है, और साथ ही में जो र होता है इसका उच्चारण भी मूर्धन्य होता है, ध्यान रखिए। जब आपने व्यंजनों का वर्गीकरण ढंग से पढ़ा होगा तो आसानी से आपको बहुत सरल लग रहे होंगे ये क्वेश्चन, नहीं तो आपको ऐसा लग रहा होगा पता नहीं कहाँ से पढ़ा रहे हैं सर। ठीक है, 88 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 88 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें दे रखा है, इनमें हिंदी वर्णमाला से संबंधित कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है ये छांटना है आपको। पहला है क वर्ग है तथा, तथा कर लेना इसको, तथा अ आ कंठे वर्ग माने जाते हैं, समझ स्वर अघोष वर्ण होते हैं, च वर्ग को स्पर्श संघर्षी, संघर्षी कर लेना इसको, घ कर लेना घ, संघर्षी भी कहते हैं, और ड ड को उचित व्यंजन भी कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा दोस्तों वो क्या जाएगा, बी। समस्त स्वर अघोष वर्ण नहीं होते, वो क्या होते हैं, सघोष होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं, सघोष होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, इनमें स्वरों से संबंधित कौन सा कथन गलत है। ये तो हो गया 89 नंबर का, तो नहीं ये नहीं हुआ अभी तक, देख लीजिए इसको। इनमें स्वरों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, इसको देखना है। एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले स्वर सवर्ण कहलाते हैं। ओ परस्पर सवर्ण स्वर है, ओ औ भी सवर्ण स्वर है, सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा, सी। ओ औ भी सवर्ण स्वर नहीं है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शब्दकोश में पहले आएगा। 90 का जो राइट आंसर जाएगा दोस्तों, सबसे पहला कौन सा आएगा, ग्रहण, ग्लानि, ग्रहित, गुरु। तो पहले सबसे पहले क्या जाएगा, गुरु सबसे पहले आएगा, ध्यान रखना। शब्दकोश में अगर क्रम के अनुसार बात करते हैं तो पहला कौन सा आएगा, गुरु। देखिए गुरु शब्द 2 प्रकार के होते हैं, एक तो इस गुरु का मतलब तो होता है शिक्षक, अध्यापक, आचार्य, और एक होता है गुरु जिसमें उ बड़ा आता है, इसका मतलब होता है दीर्घ, बड़ा, महान। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 91 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसको देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कोश में सबके बाद में आएगा। तो दोस्तों इसमें सबके बाद में क्या आएगा, ह्रास। 4 विकल्प दे रखे हैं आपके सामने। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 92 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हिंदी शब्दकोश में क्रम की दृष्टि से इनमें सबसे पहले कौन सा शब्द मिलेगा आपको। इनमें सबसे पहले कौन सा आएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा बी, कंचन सबसे पहले आएगा। आपको जमा के देखना है इनको तोड़ तोड़ के दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है 93 नंबर क्वेश्चन, शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम किस विकल्प में है। शब्दों का सही क्रम किस विकल्प में है दोस्तों। तो 4 विकल्प दे रखे हैं आपके सामने, तो 4 विकल्प में से इसका राइट आंसर होगा सी, कंठस्थ, कमल, कलंक और कलई, ये इस राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है 94 नंबर का क्वेश्चन, देखो दोस्तों ये शब्दकोश से संबंधित ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। अब 94 में शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम किस विकल्प में है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा डी, उत्कंठा, उच्छिष्ट, उद्योग और उद्वेग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 95 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
शब्दकोश में श्रद्धा शब्द किस शब्द के पहले आएगा? तो श्रद्धा शब्द दोस्तों श्रमिक से पहले आएगा, राइट आंसर डी जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हिंदी शब्दकोश में जान शब्द कहाँ मिलेगा आपको? जान शब्द कहाँ मिलेगा आपको ये देखना होगा दोस्तों, र वर्ग के वर्णों में। कहाँ पे मिलेगा? र वर्ग के वर्णों में मिलेगा, या प वर्ग के वर्णों में मिलेगा, या छ वर्ग के वर्णों में मिलेगा, या क वर्ग के वर्णों में मिलेगा। तो इसी प्रकार जो राइट आंसर जाएगा दोस्तों वो क्या जाएगा इसका? बी, च वर्ग में जान, क्योंकि इस जान का निर्माण किससे हुआ है? हलंत वाला ज और आ और हलंत वाला न और ए मिला हुआ है इसमें। ठीक है, तो पता होना चाहिए आपको, ये जय शब्द होता है, ज्ञान नहीं होता है, जान बोलते हैं इसको, शुद्धोच्चारण जान होता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी शब्दकोश में अक्षय का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? अक्षय का क्रम किस बाद में आता है? 4 विकल्प दे रखे हैं, क, छ, त्र, ज। तो क के बाद में आता है, क में आता है, ध्यान रखना, क के बाद में अक्षय लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा? दोस्तों तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा? तो श्रीमान तीसरे स्थान पर आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है 99 नंबर का क्वेश्चन, इसको देख लीजिए, हिंदी शब्दकोश में निम्न में से कौन सा शब्द सबसे अंत में होगा? सबसे अंत में आएगा दोस्तों हाथी। क्या आएगा? हाथी सबके अंत में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 100 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश के अनुसार निम्न शब्दों का सही क्रम कौन सा होगा? तो डी राइट आंसर होगा इसका, कंगन, कंचन, कमल, कांच और काजल, ये राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 101 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में निम्न में से कौन सा शब्द सबके अंत में आएगा? सबके अंत में कौन सा आएगा? तो राइट आंसर क्या चला जाएगा इसका? प्रवेश, प्रवेश राइट आंसर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जो 102 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, इसको देखिए, हिंदी शब्दकोश के अनुसार निम्न शब्दों का सही क्रम कौन सा है? तो सी राइट आंसर होगा इसका। इसका भी क्या राइट आंसर होगा? सी। आपको एक एक को करके देखना है, इस प्रकार किस प्रकार शब्दकोश के अनुसार। दोस्तों आपने अच्छी तरह शब्दकोश पढ़ा है तो इन शब्दों में किसी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। और जो बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं उनको मैंने कक्षा में करा के भी बताया किस प्रकार से शब्दकोशों को ढूंढा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वर्ण किसे कहते हैं? क्या है? बहुत सरल है, वर्ण किसे कहते हैं? 4 विकल्प दे रखे हैं, किसी भाषा में लघुत्तम व्यंजनों को, किसी भाषा में लघुत्तम स्वरों को, किसी भाषा की लघुत्तम सार्थक ध्वनियों को और किसी भाषा के अलघुत्तम सार्थक अक्षरों को कहते हैं। क्या जाएगा राइट आंसर? सी, सी राइट। किसी भाषा की लघुत्तम सार्थक ध्वनियाँ क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? बहुत सरल क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा इसका? ए चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, जो 105 नंबर का क्वेश्चन है, संयुक्तों को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसमें आपको शामिल क्या करना है? स्वर और व्यंजन शामिल करना है। तो आपको बताया स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11, और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। तो 11 और 33 मिलकर कितने हो जाते हैं? 44 हो जाते हैं। तो 44 राइट आंसर क्या चला जाएगा इसका? बी चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 106 नंबर का क्वेश्चन, वर्णमाला में मात्रा का अर्थ क्या होता है? मात्रा किसे कहते हैं, मतलब ये बताना है आपको। तो वर्ण देखिए, इस वर्ण की मात्रा है, वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय, ध्वनि का परिणाम और वर्णों का क्रम। तो राइट आंसर क्या जाएगा? बी। वर्णों के उच्चारण में लगने वाला समय ही क्या कहलाता है? मात्रा। दोस्तों स्वर के उच्चारण में लगने वाला समय या स्वरों को बोलने में जो टाइम लगता है उसी को क्या बोलते हैं? मात्रा कहते हैं। या स्वरों का जो वास्तविक रूप है उसको भी मात्रा कहते हैं। दूसरे प्रकार से भी आपको कभी मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 107 नंबर का क्वेश्चन, उच्चारण के कालमान को क्या कहते हैं? उच्चारण के कालमान को क्या कहते हैं? मैंने बताया ना, समय लगता है उसको क्या कहते हैं? मात्रा। डी राइट आंसर जाएगा, डी 107 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती है उन्हें क्या कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती है, मूल स्वर, संयुक्त स्वर, लघु स्वर, गुरु स्वर। दोस्तों उनको कहते हैं हम गुरु स्वर। गुरु यानी बड़ा, दीर्घ गुरु स्वर कहते हैं उनको, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है हमारा 109 नंबर का क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई होती है? ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई होती है? शब्द की, भाषा की, अक्षर की या वाक्य की? तो राइट आंसर जाएगा
बी जाएगा, क्योंकि वैसे तो ये मौखिक अभिव्यक्ति होती है, इसकी लघुत्तम सबसे छोटी इकाई भाषा की होती है ध्यान रखना ध्वनि। अगर लिखित पूछा जाए तो क्या होती है, वो वर्ण होती है सबसे छोटी इकाई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 110 नंबर का क्वेश्चन, इसको देखिएगा दोस्तों। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी होती है? सार्थक या अर्थ के आधार पर भी पूछी जा सकती है आपसे। तो सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण, वाक्य, उपवाक्य, शब्द। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा? डी राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है, किस क्रमांक वाली ध्वनि अक्षर ध्वनि कहलाती है? स, च, त, ई। तो दोस्तों जितने भी स्वर है तो इसका राइट आंसर जाएगा पहली बात तो डी। सभी स्वर और स्वर सहित व्यंजन वो सब क्या कहलाते हैं? अक्षर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 112 नंबर का क्वेश्चन को देखिए दोस्तों ध्यान से। भाषा में स्वतः उच्चारित ध्वनियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? जो स्वतः उच्चारित हो जाती है उनको किस नाम से जाना जाता है? अक्षर, ध्वनि, वर्ण या स्वर? स्वर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि स्वरों को बोलने में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होती है, इनको स्वतंत्र रूप से बोला जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे। मूल स्वरों की संख्या कितनी है दोस्तों? 6, 11, 7, 4। बच्चे ज़्यादातर किस पे टिक मारते हैं? 11 पे टिक मारते हैं, जो कि गलत है। 11 नहीं होती, 4 होती है मूल। मैंने बताया मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। और वो कौन कौन से? ए, ई, उ और री, ये 4 है, ध्यान रखना, याद रख लेना, बिल्कुल गांठ बांध के रख लेना। ये किसी न किसी प्रतियोगिता में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी की जो देवनागरी लिपि है, हिंदी की लिपि का नाम क्या है? पहली बात तो देवनागरी। उसमें जो स्वरों की संख्या मानी गई है वो कितनी मानी गई? 10, 11, 12, 13 है। तो राइट आंसर जाएगा दोस्तों आपका क्या जाएगा? कितनी मानी गई है? तो इसका देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी मानी गई? 11 है। कितनी मानी गई दोस्तों? 11 मानी गई है। राइट आंसर भी कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन स्वरों के निर्माण में होठ गोलाकार हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? समृत, अर्ध समृत, वर्ताकार, अवर्ताकार। दोस्तों होठों के आकार के आधार पर जब हम स्वरों का वर्गीकरण करते हैं तो 2 प्रकार के होते हैं, वर्ताकार और अवर्ताकार। वर्ताकार, वर्त कैसा होता है? गोल। अगर होठों का आकार गोल हो जाता है उन्हें वर्ताकार कहते हैं। तो इसी प्रकार हमारा जो राइट आंसर जाएगा वो क्या चला जाएगा? सी, वर्ताकार। वर्ताकार की जगह पर वर्तमुखी भी मिल सकता है, वर्तुलित शब्द भी आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट देखते हैं 116 नंबर का क्वेश्चन, व्यंजन ध्वनियों के वर्गीकरण प्रमुखतः कितने आधारों पर किया जाता है? व्यंजन ध्वनियों का जब वर्गीकरण किया जाता है वो प्रमुखतः कितने आधारों पर किया जाता है दोस्तों? तो व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण मुख्यतः 2 आधारों पर किया जाता है। कितने आधारों पर किया जाता है? 2 आधारों पर किया जाता है। एक तो उच्चारण स्थान के आधार पर किया जाता है और एक किसके आधार पर किया जाता है? पर्यटन के आधार पर। तो 2 राइट है, बिल्कुल राइट आंसर भी जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों का 2 वर्ग बनते हैं। जो स्वर तंत्र में कंपन होता है मतलब नाद के आधार पर 2 बनते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? ए ऑप्शन में अल्पप्राण, महाप्राण, अंतःस्थ, स्पर्श और अंतःस्थ, अघोष, सघोष, ऊष्म, स्पर्श। तो राइट आंसर क्या जाएगा इसका? सी, अघोष और सघोष। जिनमें कंपन होता है उनको सघोष और जिनमें कंपन नहीं होता है उनको अघोष कहते हैं। तो इसी प्रकार राइट आंसर सी होगा 117 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण प्रमुखतः कितने आधारों पर किया जाता है? ये तो हो गया ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये हो चुका। व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण प्रमुखतः कितने आधारों पर किया जाता है? 2 आधारों पर किया जाता है। अभी रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से सघोष अल्पप्राण कौन सा है? यानी कि सघोष भी होना चाहिए और अल्पप्राण भी होना चाहिए। तो सघोष में तो दोस्तों आते हैं तीसरा, चौथा और पांचवा, और अल्पप्राण में कौन से आते हैं? पहला, तीसरा और पांचवा। तो जो इसका राइट आंसर जाएगा 119 में, वो राइट आंसर जाएगा डी, सॉरी सी जाएगा, द होगा ये सी। ठीक है, लास्ट जो क्वेश्चन है आज का वो देखिए दोस्तों, हिंदी शब्दकोश के अनुसार निम्न शब्दों का सही क्रम कौन सा होगा? तो 120 का राइट आंसर होगा डी, पंसेरी, पकवान, पसंद, पृथक और प्रकाश। इस प्रकार ये वर्ण विचार के हमने टोटल 120 क्वेश्चन किए, 2 पार्टों में किए थे। फर्स्ट पार्ट में हमने 50 क्वेश्चन हल किए, सेकंड पार्ट जो लिया हमने उसमें लगभग हमने 70 क्वेश्चन हल किए हैं।
आपको हमारी कक्षा कैसी लगी, अच्छी लगी है तो दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी विद्यार्थियों को इसका फ़ायदा मिल सके। और वैसे तो ये हमारी क्लास में जो टेस्ट लिया जाता है उसका हमने हल कराया है, ये ऑफलाइन में जो टेस्ट होता है उसी का हल है। थैंक यू मित्रों।